हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिजिक्स जर्नी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि नीट की एग्ज़ाम 21 जून 2026 को दोबारा होने जा रही है। तो इसी एग्ज़ाम को री नीट को देखते हुए जब अपने पास में केवल 5 दिन बचे हैं, एक ऐसा वीडियो निकालने का प्लान था मेरा कि ऐसे टॉपिक्स के ऊपर या ऐसे कंसेप्ट्स के ऊपर चर्चा की जाए जिनके ऊपर बच्चे मोस्टली गलतियां करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद में भी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं बच्चे। तो कंप्लीट फिजिक्स में से अब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जहां पर गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने 45 ऐसे कंसेप्ट या ऐसी मिस्टेक्स निकाली है जहां पर बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं और उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो आप इस लेक्चर को जरूर देखें। ये 45 जो कंसेप्ट है ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। अगर इनके अंदर से 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं एग्जाम में उन कंसेप्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन आ गए तो आप उनमें बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम के जस्ट पास में अगर किसी बात को सुना जाए या फिर देखा जाए तो वो ज़्यादा याद रहती है कि अपन कहाँ गलतियाँ कर रहे थे और उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है या एग्जाम में वो गलती अपने को नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन इस टॉप वीडियो को, अपन जिसका नाम दिया गया है नीट फिजिक्स के 45 सबसे खतरनाक कंसेप्ट जहां मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं। तो करें अपन स्टार्ट इसको। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं जहां पर गलती होने के चांस रहते हैं या फिर इस तरीके से इस कंसेप्ट को देखना है कि बिल्कुल भी गलती ना हो। तो काइनेमेटिक्स में एक जगह से क्वेश्चन अपने पास में बनता है और वो क्वेश्चन बनता है कैलकुलस से रिलेटेड कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इनके अंदर से आपस में इंटरलिंकिंग करवा के कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को दे देता है। तो अपन आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इसे देखते हैं कि किस तरीके से ये अपने को सोल्व करना है। एक मिनट। तो अपन आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है एक्सीलरेशन। जब भी इनके बीच में अपने को रिलेशन निकलवाए कि वेलोसिटी दे दे, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट दे दे, वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी देके एक्सीलरेशन पूछ ले या एक्सीलरेशन देके वेलोसिटी पूछ ले, या फिर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछ ले, तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी का मीन्स डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की तरफ जाना है तब भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका मीन्स डिस्प्लेसमेंट दे, वेलोसिटी पूछे, डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी दे, एक्सीलरेशन पूछे, डिफरेंशिएशन कर दो। और अगर डिस्प्लेसमेंट दे और डायरेक्ट एक्सीलरेशन पूछे तब अपन देख सकते हैं कि बीच में 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो इसको मैं लिख सकता हूं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन यानी डिस्प्लेसमेंट से अगर एक्सीलरेशन निकलवाए तो क्या कर देना, उसका डबल डिफरेंशिएशन। अगर एक्सीलरेशन दे, वेलोसिटी पूछे, तब उसका करना है इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तब भी करना है इंटीग्रेशन। और एक्सीलरेशन दे, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछे, तब करना है डबल इंटीग्रेशन। तो इस कंसेप्ट को अपने को ध्यान में रखना है। अपन अलग अलग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, एक ही जगह
इस कंसेप्ट को ध्यान में रखा तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। सेकंड के ऊपर आते हैं अपन। सेकंड कंसेप्ट इस तरीके से होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स जो अपन ने अप्लाई किया किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अपने को यहां से म्यू एस दे दे, तो इस सिचुएशन में यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। तो अब अपने को यह ध्यान रखना है कि अगर यहां जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइन फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ये ब्लॉक किसी दीवार के ऊपर चिपका सकता है, किसी दीवार के ऊपर चिपका के फोर्स लगा सकता है, किसी दीवार के ऊपर इस तरीके से लगा के ऐसे फोर्स लगा सकता है किसी एंगल के ऊपर। आपको तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स ऐसा है जो स्लाइडिंग करवा रहा है, इसका मीन्स जो उसको मूव करवाने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। क्या होगा वो, अप्लाइड फोर्स। अब अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से, इसका भी स्टैटिक से अगर कम हो, तो ध्यान रखना है कि आप यहां पे एफ एस निकालोगे, म्यू एस इंटू एन लगा के आंसर ले आओगे, और वो ऑप्शन में आपके पास में रहेगा भी, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, लेकिन ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है, ये एडजस्ट होता रहता है, एक फिक्स वैल्यू इसकी नहीं होती। तो अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अप्लाइड फोर्स है। जैसे मान लिया कि ये लग रहा है 5 न्यूटन, और अपन ने एफ एस निकाला तो ये निकल के आ गया 10 न्यूटन। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, एफ इक्वल टू कितना होगा, 5 न्यूटन। तो जब तक अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम फोर्स से कम है, तब तक अपने को अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है उसी को अप्लाई करना है। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर अपन आते हैं, थर्ड के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि मीटर ब्रिज के अंदर बैलेंस पॉइंट, मीटर ब्रिज में बैलेंस पॉइंट निकलवाना है, जैसे इस तरीके से मीटर ब्रिज अपने पास में लगा रहता है, मीटर ब्रिज के अंदर अपन ये व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं, P अपॉन Q इक्वल टू R बाई एस, और यहां से अपन ये निकाल के लेके आते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से अपन ये फॉर्मूला यूज में ले लेते हैं कि अगर ये मीटर ब्रिज है, ये लेंथ इसकी L है, और ये L लेंथ के ऊपर अगर ये बैलेंस हो रहा है, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, 100 माइनस L, और ये रेजिस्टेंस यहां पर है R, और इधर ये रेजिस्टेंस हो गया अननोन S। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं कि ये R बाई एल इक्वल टू कितना होगा, S अपॉन 100 माइनस L। तो S की वैल्यू अपन ये निकाल के लेके आते हैं 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। अब आपको अगर ये क्वेश्चन दे दे कि सिचुएशन ये बन जाए कि मीटर ब्रिज में एरर है वो मिनिमम हो, तो नल पॉइंट कहां आना चाहिए, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आप चेक करो कि मिड पॉइंट के पास में कौन सी वैल्यू है। 50 सेंटीमीटर होती है, तो 30 और 70 के बीच के अंदर, क्योंकि नल पॉइंट मिड पॉइंट के जितने पास में होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और एरर के चांस उतने ही कम है। तो ऑप्शन को देखते ही आप ये अंदाजा लगाए कि 50 सेंटीमीटर के पास में कौन सा है, वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन, कंसेप्ट नंबर 4 के ऊपर। कंसेप्ट 4 है कि YDSC एक्सपेरिमेंट के अंदर, YDSC का अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरीके से, दो लगी रहती है अपने पास में स्लिट। अब ये बोल रहा है कि इस तरीके से ये स्क्रीन हो गई, और मैक्सिमम कहां पे मिलता है, सेंटर के ऊपर। अब किसी एक फ्रिंज के आगे अगर कोई ग्लास की प्लेट जिसकी थिकनेस स्मॉल t है,
अगर वो लगा दे तो उस सिचुएशन के अंदर डेल्टा एक्स यानी कि स्लिप जो स्लिट वो शिफ्टिंग है वो किधर होगी, तो शिफ्टिंग उधर ही होगी जिधर जिस स्लिट के आगे उसको लगाया गया है। अगर इसके आगे लगाया गया है तो इधर शिफ्टिंग होगी, अगर इसके इधर लगाया गया होता तो इधर शिफ्टिंग हो जाती। तो यहां जो शिफ्टिंग का जो फॉर्मूला है वो तो फॉर्मूला तो अपने पास में ये निकल के आता है डेल्टा एक्स इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस के 1 इंटू टी। अब इसको आगे चेंज भी कर सकते हैं कि बीटा इक्वल टू कितना होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बीटा अपॉन लैम्डा म्यू माइनस के 1 इंटू, तो ये दोनों फॉर्मूले होंगे। तो ध्यान रखना शिफ्टिंग होती है लेकिन बीटा की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीटा वैसे की वैसे ही रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आते हैं अपन, कंसेप्ट नंबर 5 के ऊपर। अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में रेडियस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है तो रेडियस क्या होगी, तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। आर इक्वल टू कितना होता है एम वी अपॉन क्यू बी। इसको आगे ले जाओ, एम वी की जगह कितना क्यू बी, तो ये पी अपॉन क्यू बी हो गया। एक साथ याद रखना है पूरे को, पी की जगह क्या रख सकते हो रूट ऑफ 2m के अपॉन क्यू बी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और लास्ट वाला रूट ऑफ 2m और k की जगह क्या लिख सकता हूं मैं q इंटू वी अपॉन क्यू बी। अब अपने को क्वेश्चन में कोई एक वैल्यू ऐसे देगा कि ए चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड की कोई फिक्स वैल्यू देगा विद सेम काइनेटिक एनर्जी, या तो काइनेटिक एनर्जी सेम देगा या फिर अपने को पोटेंशियल सेम देगा। तो सेम काइनेटिक एनर्जी के अंदर तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, अगर पोटेंशियल सेम दे दे तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। और अगर अपने को इनकी वैल्यू देता है तो जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज अपने को रखना है। तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 6 के ऊपर। कंसेप्ट नंबर 6 है, कई बार डायमेंशन पूछ लेता है, और डायमेंशन किसकी, जैसे एक तो है एल बाई आर और एक होता है आर इंटू सी और एक होता है रूट ऑफ एल सी। एल बाई आर ये होता है टाइम कांस्टेंट किसके अंदर, एल आर सर्किट में। आर इंटू सी ये भी होता है टाइम कांस्टेंट किसमें, आर सी सर्किट में। और रूट ऑफ एल सी ये होता है ओमेगा, रूट ऑफ एल सी ये भी क्या होगा टाइम। कैसे होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 1 बाई रूट ऑफ एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 1 बाई रूट ऑफ एल सी, तो कैपिटल टी कितना बन रहा है रूट ऑफ एल सी। तो ये ध्यान रखना ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये तीनों किसकी यूनिट है, टाइम की। किसकी है ये यहाँ पर, तो इन तीनों की अगर डायमेंशन निकलवाए कुछ भी निकलवाए तो वो किसके इक्वल होगी, टाइम के इक्वल रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स कंसेप्ट नंबर 7। कंसेप्ट नंबर 7 है कि एसएचएम की, अगर आपको ये पूछे कि एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो एसएचएम के अंदर जो टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एफ बोल रहा है, टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी एफ है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो टोटल एनर्जी तो फॉर्मूला होता है ये अपने पास में 1/2m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास में 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का होता है अपने पास में 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां देखो ऊपर ओमेगा आ रहा है तो ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई एफ, इसका मतलब एफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन यहां इसको कोस स्क्वायर ओमेगा टी को और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं आगे लिखूंगा तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी तो क्या होगा वहां पे 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और साइन क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो कोस के अंदर क्या आ रहा है 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2f। इसका मींस अगर टोटल एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी अगर f गिवन हो तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी डबल होगी और वो कितनी होगी 2f होगी।
नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 8। कंसेप्ट नंबर 8 ये आता है अपने पास में, ये क्वेश्चन होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहां आपको ये बोलेगा कि एक बॉडी का टेम्परेचर 60 से 50 हो गया इतने टाइम में, 50 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे देगा। तो इसमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, T1 माइनस के T2 अपॉन स्मॉल टी इक्वल टू के T1 प्लस के T2 बाई 2 माइनस के TS। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, T1 से 60 से 50 आ रहा है तो T1 60 हो गया, T2 50 हो गया, 5 मिनट दे दी तो नीचे T की वैल्यू रख दी। यहाँ दोनों का एवरेज ले लेना, TS यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। आइए अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को अपने को सोल्व करना है। अब ये ध्यान रखना, अगर 60 से 50 हो गया, 60 से 50 हो गया तो मान लेता हूं टाइम जैसे 5 मिनट दिया हुआ है, और अब 50 से 40 हो गया तो उस सिचुएशन में टाइम बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, धीरे धीरे घटती जाएगी। रेट ऑफ कूलिंग अगर घटती जाएगी इसका मीन्स टाइम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अगर 60 से 50 के अंदर 5 मिनट लग रहे हैं तो 50 से 40 आने में आंसर जो होगा वो 5 मिनट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो टाइम क्या होगा वहां पे, इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं अपन, कंसेप्ट नंबर 9। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैपेसिटर के सारी सिचुएशन में आपको यहां पे बता देता हूं। बैटरी कनेक्टेड और दूसरी सिचुएशन है डिसकनेक्टेड। एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को भर लिया। अब बैटरी को कनेक्ट करने पर और डिसकनेक्ट करने पर क्या क्या चेंज होंगे? तो फर्स्ट सिचुएशन में कनेक्टेड है, बैटरी से लगी हुई है कैपेसिटर, इसका मीन्स पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल सेम हो गया, V कांस्टेंट, V E इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन डी। तो E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, डी से कोई मतलब है नहीं, डी चेंज होने वाला है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बोला। तो V अगर कांस्टेंट है तो E भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। डाइलेक्ट्रिक बढ़ दिया, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने में ये याद रखो C डैश इक्वल टू क्या होता है, K इंटू सी। पहले अगर कैपेसिटेंस C है तो डाइलेक्ट्रिक बढ़ते ही क्या होगी, K टाइम्स हो जाएगी। अब आते हैं अपन इसके ऊपर, जैसे चार्ज के ऊपर, तो यहाँ पे Q डैश, Q इक्वल टू कितना होता है, C इंटू वी। Q इक्वल टू C इंटू वी। तो V में तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन C में चेंज हो रहा है, इसका मीन्स जो Q है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और कितने टाइम्स, K टाइम्स। क्या करेगा, K टाइम्स इंक्रीज करेगा। अब आते हैं एनर्जी के ऊपर, तो एनर्जी का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें कांस्टेंट है, तो ये लगा देता हूं मैं 1/2 CV स्क्वायर। तो V तो कांस्टेंट है, इसका मीन्स एनर्जी भी क्या होगी, K टाइम्स क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब आते हैं इसके ऊपर, डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका मीन्स चार्ज हो गया। अब यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, Q। क्या कांस्टेंट रहेगा, Q। C डैश इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, C इंटू के, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्यों डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो ये इंक्रीज ही करेगा। V डैश इक्वल टू कितना होगा, V बाई के, यानी कि K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि V इक्वल टू कितना होता है, Q बाई सी। तो Q तो कांस्टेंट लेकिन C की जगह कितना हो गया, K इंटू सी, यानी K नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं E के ऊपर, तो E इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन डी। तो V अगर चेंज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, E डैश इक्वल टू क्या होगा, E बाई के, यानी ये भी K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। और लास्ट में एनर्जी, तो अब वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें कांस्टेंट रहे, तो अब Q वाला लगा देता हूं, तो कितना, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो अब यहां पे C नीचे आ रहा है, तो अब ये क्या होगा, K टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा था, ये इंक्रीज कर रहा था। तो ये अच्छे से ध्यान रखना
कि बैटरी को कनेक्ट कर रखी है, डिस्कनेक्ट कर रखी है, और याद नहीं रखना है अपने को, सीधा सा ये याद रखो, ये रखो कि कंसेप्ट क्या है कि जब कनेक्टेड है इसका मीन्स बैटरी लगी हुई है, बैटरी अगर लगी हुई है इसका मीन्स क्या हुआ कि वहां पे पोटेंशियल सेम हो गया, और हटा दिया इसका मीन्स चार्ज पूरा कर लिया, अब चार्ज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर ये दो बातें पकड़ ली तो बाकी सारी चीजें निकल के आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 10 के ऊपर। हाँ डियर स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन का एक क्वेश्चन आता है, उस सरफेस टेंशन के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि वर्क डन का फॉर्मूला ये रहेगा टी डेल्टा ए, और ये बन जाता है आगे 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1। अब ये ध्यान रखना कि एन क्या है यहाँ पे कि कितनी ड्रॉप्स में एक बड़ी ड्रॉप है वो छोटी ड्रॉप के अंदर कन्वर्ट होगी एन ड्रॉप्स के अंदर, और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी कि बड़ी ड्रॉप है उसकी रेडियस और छोटी ड्रॉप की रेडियस में ये रिलेशन अपने को याद रखना है, एन की पावर 1/3 स्मॉल आर। अब ध्यान रखना अगर सोप बबल है और एक वाटर के का बबल होगा, तो वाटर का अगर बबल बन रहा है तो उस कंडीशन में तो यह बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर टी, और अगर सोप बबल बन रहा है तो उसके अंदर दो सरफेसेस होगी, तब इसका आंसर क्या होगा 8 पाई आर स्क्वायर टी। अब इसी के अंदर अपन आगे डिस्कशन करते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो ड्रॉप, तो टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल टू ये याद रखना है कितना होता है 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस के सिग्मा अपॉन नीटा। इसको मैं कैपिटल आर कर लेता हूं। अब ध्यान रखना अगर एक बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में अगर वो डिवाइड हो गई तब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, इस कैपिटल आर की जगह अपने को ये वाला यूज में ले लेना है, इसका मीन्स एन की पावर 2/3 आगे आ जाएगा, यानी पहले जितना था उससे अब वैल्यू कितनी होगी एन की पावर 2/3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 11 के ऊपर। अब ये कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का, इसके अंदर मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, बस उन्हीं के ऊपर अपने को फोकस रखना है, उनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। पहली चीज तो ये कि यहां पे एक फोर्स पूछता है तो फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है वाई ए एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या है, लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट, वाई यंग डबल स्लिट यंग्स मॉड्यूलस, डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा अपने को ये याद रखना है बीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, और डेल्टा वी इक्वल टू होता है गामा वी डेल्टा टी, तो ये डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू गामा डेल्टा टी हो गई, तब उस कंडीशन में बीटा की वैल्यू निकल के आती है अपने पास में पी अपॉन गामा डेल्टा टी, और यहां से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब गामा इक्वल टू कितना होता है 3 अल्फा, यानी पी अपॉन 3 अल्फा डेल्टा टी। अब इसके अंदर वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल टू ये याद रखना वर्क डन के लिए कि अगर एक तो टोटल वर्क डन और एक इसका मीन्स एनर्जी, और एक होगी एनर्जी डेंसिटी, तो मैं एनर्जी डेंसिटी का लिखवा रहा हूं W अपॉन वी एनर्जी डेंसिटी, तो ये कितना होगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब अपने को यह पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इसका रेशियो किसके इक्वल होता है y के, तो मैं ये लिख सकता हूं यहां से इसको आगे 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, y/2 इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर बन जाएगा यहां से ये। नेक्स्ट के ऊपर अपन आते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर इसी के अंदर अपने को ये पूछ ले कि किसी वायर को इतना स्ट्रेच कर दिया एक्स्ट्रा और इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी अगर लग रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो W का फॉर्मूला है W इक्वल टू होगा YA अपॉन 2L इंटू डेल्टा L का स्क्वायर।
तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रेच कर दिया तो जो एनर्जी है या वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा एल स्क्वायर। और डेल्टा एल क्या है यहाँ पर, लेंथ में चेंज, कि इतना चेंज कर दिया 1 mm 2 mm, तो उसके स्क्वायर की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट पर आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 12। कंसेप्ट 12 होगा ऑर्गन पाइप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब अपने को यहां ध्यान रखना है, एक तो होगा क्लोज्ड और एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप। तो पहले तो यहां अपने को यह ध्यान रखना है कि क्लोज्ड हो या ओपन हो, नोड नोड हो, एंटीनोड एंटीनोड हो, इनके बीच की डिस्टेंस होती है λ/2। और एक एंटीनोड और एक नोड हो या फिर एक नोड और एंटीनोड हो तब डिस्टेंस रहती है λ/4। अब इसमें जो बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से आप देख लेना। एक तो इसके अंदर मैं बताता हूं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है क्लोज्ड के अंदर वो होती है F = V/4L और यहां होती है F = V/2L। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, केवल 2 के ऊपर ही इसमें जो रेशियो है, इसमें रेशियो होता है 1:3:5, यानी ओड नंबर में रेशियो आएगा। ठीक है, केवल ओड वाले आएंगे। और जो ओपन होगा इसमें 1:2:3, यानी कि सारी फ्रीक्वेंसी अपने को मिलेगी। अब ध्यान रखिए ये 1 है, ये तो फंडामेंटल हो गया, तो इसको अपन बोलेंगे यहां से फर्स्ट हार्मोनिक, FH फर्स्ट हार्मोनिक। इसको बोलेंगे अपन थर्ड हार्मोनिक। जब हार्मोनिक की बात करें तो जो लिखा है ना वही होता है, तो थर्ड हार्मोनिक। अब फर्स्ट के जस्ट बाद में जो हार्मोनिक आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। तो ये क्या बनेगा, दूसरा फर्स्ट ओवरटोन। ये वाला क्या बनेगा, फिफ्थ हार्मोनिक। और दूसरा क्या नाम होगा इसका, सेकंड ओवरटोन। यहां पर ये क्या होगा, फर्स्ट हार्मोनिक। ये क्या होगा, 2 है तो सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक आ गया, यानी फर्स्ट के 10 बाद में जो हार्मोनिक आता है वो क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक आ गया तो ये क्या बनेगा, सेकंड SO, सेकंड ओवरटोन। अब आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दे कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या ओपन है, उसकी थर्ड हार्मोनिक या फिर सेकंड ओवरटोन निकालो, बस ये याद रखना है आपको। ध्यान में ये भी रखना है कि ओपन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्लोज्ड से क्या होती है, डबल। इसका मीन्स ओपन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी रहेगी, 2F ऑफ क्लोज्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर अपने को ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस की कंडीशन में XL = कितना होता है, XC। अगर ये दोनों इक्वल है तो VL = भी क्या होगा, VC, यानी कि L और C के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि L और C के ऊपर अगर वोल्टेज सेम है तो उस कंडीशन में VL माइनस के VC कितना हो जाएगा, 0। अब ये ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स कि L और C के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, 0। तो L और C के ऊपर जो बल्ब हो या फिर रेजिस्टेंस हो या फिर कोई वोल्टमीटर लगा हो, उसका अगर पोटेंशियल पूछ ले तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा रेजोनेंस की कंडीशन में। अब रेजोनेंस की कंडीशन में Z = कितना हो जाएगा, R, क्योंकि कितना होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो वो तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहां पर Z क्या रहेगा, मिनिमम। Z अगर मिनिमम रहेगा इसका मीन्स करंट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, और रेजोनेंस की कंडीशन में cos ऑफ थीटा कितना होगा, R/Z होता है, तो R और Z सेम हो गए, इसका मीन्स cos ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cos ऑफ थीटा 1 होने का मीन्स थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, कोई फेज नहीं रहा, दोनों क्या होंगे, एक ही फेज में
रहेंगे। ये रेजोनेंस की कंडीशन के सारी सिचुएशंस। नेक्स्ट पर आते हैं अपन कंसेप्ट नंबर 14। कंसेप्ट 14 है कि अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकलवाए डी एपरेंट, तो ये क्या होगा, डी एक्चुअल अपॉन म्यू आर। अब ध्यान रखना यहां पर म्यू आर क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कितना होगा, म्यू आर इक्वल टू, ध्यान रखना, म्यू आई अपॉन म्यू आर, कैपिटल आर कर लेता हूं इसको। इसका मीन्स ऊपर तो किसका लेना है, जिसमें रे इंसिडेंट कर रही है, और नीचे किसका लेना है, जिसके अंदर रिफ्रैक्ट कर रही है। जैसे ये वाटर है और यहां पर कोई मछली बना दी मैंने, ये 40 मीटर नीचे है, और यहां पर कोई बर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए एपरेंट डी डैश कितनी होगी, ये तो 40 हो गया। अब रेज कहां से आएगी, मछली से यानी वाटर से, और यहां पे आगे इंसिडेंट करेगी, तो किसमें इंसिडेंट करेगी, वाटर के अंदर। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये 4/3, नीचे कितना हो जाएगा 1, उसको रखो या मत रखो, तो ये कितना होगा 10, तो कितना होगा 30 मीटर। और अपने को ये भी पता है कि डेंसर मीडियम के अंदर किधर होता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ध्यान रखना जो एक्चुअल वैल्यू उससे आंसर कम आना चाहिए, और ऊपर हवा में अगर है तो उसके अंदर जो एक्चुअल है उससे ज्यादा आना चाहिए। अब इसको चेक करो, इसको भी मैं 40 रख लेता हूं, तो डी डैश इक्वल टू, या डी कितना होगा, ये तो 40। अब रेज कहां से आएगी, हवा से, इंसिडेंट कहां पे होगी, हवा के अंदर। या फिर इसको ऐसे भी याद रखना ना कि ऊपर तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और नीचे किसका, जिसमें ऑब्जर्वर है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसके अंदर है, 1 के अंदर, ये 4/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से डी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 160/3। तो ये वाली वैल्यू 40 से क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी। नेक्स्ट पर आते हैं डी स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नंबर 15। अब ये क्वेश्चन अभी आया है अपने पास में नीट के अंदर। जब भी अपने को पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डेल्टा यू इक्वल टू अपन ये याद रखते हैं mgh, लेकिन क्वेश्चन इतनी इजी तरीके से नहीं पूछेगा, उसके अंदर कंसेप्ट दूसरी तरीके से होगा, जैसा इस बार आया था। mgh अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, टोटल 1+h/r, अपन केवल यही याद रखते हैं। लेकिन इसको नीचे वाले को नेगलेक्ट कब करते हैं अपन, जब h की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो। लेकिन अगर h की वैल्यू कम नहीं हो, जिसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो उस कंडीशन में डेल्टा u इक्वल टू अपने को क्या यूज में लेना है, mgh अपॉन 1+h/r। क्योंकि अगर आपने mgh फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो आंसर निकल के आएगा, और वो आंसर जो होगा वो ऑप्शन में मिलेगा आपको, और आप वहीं पर उसको टिक लगा दोगे। नेक्स्ट पे आते हैं 16 के ऊपर। ये ध्यान रखना है, अगर मान लो आपको 2 न्यूक्लियस दे दे, एक तो दे दिया ZX A, एक दे दिया आपको Z+3Y A-4, कुछ भी दे दिया, एक यूरेनियम दे दिया, एक आपको प्लम्बम दे दिया, ठीक है, एक्टिनियम दे दिया, कुछ भी दे दिया, और ये पूछ लिया कि इन दोनों की डेंसिटी का रेशियो निकालो। तब ध्यान रखना कि किसी भी न्यूक्लियस का दे, डेंसिटी सबके लिए क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो रेशियो उसका 1:1 ही होगा। और वैसे अगर वैल्यू पूछे तो इसका आंसर होता है 2.3 × 10⁻17 kg/m³। नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 17। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ दे दे, ये तो दे दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और ये दे दी न्यू, तो इस सिचुएशन में अगर आपको ये पूछे कि स्लोप कितना होगा, कि स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें आपने ये वाली ग्राफ देखी है, और यहां से अगर ये वाली वैल्यू पूछ ले कि ये इंटरसेप्ट कितना होगा या फिर स्लोप कितना होगा, तो y = mx+c की ग्राफ है, तो y के ऊपर तो कितना है ये अपने पास में, ये अपने को पता है कि E = होता है W0 प्लस का K। E = कितना होता है h न्यू, ये कितना होता है h न्यू नोट, K कितना होता है EV0 होता है। तो V0 की वैल्यू क्या निकल के आएगी अपने पास में,
एच अपॉन ई न्यू माइनस के एच अपॉन ई न्यू नोट। देख लो यहां से सी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब y इक्वल टू कितना होता है, एम एक्स प्लस के सी, तो सी की वैल्यू तो क्या निकल के आ गई, एच अपॉन ई न्यू नोट, और नेगेटिव होगी। और m की वैल्यू देखो यहां से x की जगह तो क्या आ गया, न्यू आ गया, m कितना निकल के आ रहा है, h अपॉन ई। तो ध्यान रखना इस ग्राफ के अंदर स्लोप पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेना h अपॉन ई की। ये क्या निकल के आता है यहां से, tan ऑफ थीटा यानी स्लोप की वैल्यू। नेक्स्ट पर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 18। अब आता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर कोई स्ट्रिंग से ये पत्थर मान लिया और ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर उसको, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहां से कोई स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है, तो मिनिमम पॉइंट के ऊपर u कितनी होनी चाहिए, अगर इसकी लेंथ l है, रूट ऑफ 2g सॉरी रूट ऑफ 5gl, ये मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए सर्कुलर मोशन पूरा करवाने के लिए। और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर कितनी होनी चाहिए, v इक्वल टू रूट ऑफ gl। और एक पॉइंट ये यहां पर आता है, तो यहां पे निकाल सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू कितना, यू स्क्वायर माइनस के 2gl कोस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यू कितना है 5gl। तो यहां पर जो वेलोसिटी होती है v इक्वल टू वो कितनी होती है, रूट ऑफ 3gl। और ये मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हो गई यहां से। अब ये तो वेलोसिटी तो अपने निकाली कि मिनिमम पॉइंट पे रूट 5gl, मैक्सिमम के ऊपर रूट ऑफ gl, और यहाँ पे 90 डिग्री के ऊपर रूट ऑफ 3gl, और किसी एंगल के ऊपर पूछे तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू कितना, रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस के 2gl 1 माइनस के कोस ऑफ थीटा, और यही फॉर्मूला लगा के अपन ने सब निकाला ये। दूसरा आता है टेंशन का, तो टेंशन कितना होता है, एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस के 2mg प्लस का कितना होता है 3mg कोस ऑफ थीटा। तो मैं अगर यहाँ पे टेंशन निकालना चाहूँ तो u कितना है, रूट ऑफ 5gl, तो ये तो 5mg बच जाएगा। और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो कोस ऑफ 3mg, तो ये कितना बन जाएगा 5mg और 3mg, तो ये 8mg, और इसमें 2mg माइनस कर दिया, तो यहां पे जो टेंशन होगा इस पॉइंट पे वो कितना निकल के आता है 6mg। अब इस पॉइंट के ऊपर निकलवाऊं तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी कर दूंगा मैं 180, तो -1 हो जाएगी, तो माइनस का 3mg हो जाएगा, और माइनस का 3mg, ये 2mg माइनस का 5mg, और इसकी वैल्यू कितनी बन रही है प्लस का 5mg, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी, 0, और टेंशन 0 होगी तभी वो धागा क्या होगा, ढीला होगा, किधर चला जाएगा आगे की तरफ, और सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर अगर पूछता है तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो 5mg बन रहा है, ये 2mg तो 3mg हो गया, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो यहां पर कितना बच जाएगा 3mg। अगर ये दोनों आपको पता है तो आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन, कंसेप्ट नंबर 19। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट के अंदर आपके पास में ये सिचुएशन बन जाती है कि कौन पास में आ रहा है, कौन दूर जा रहा है, कौन रेस्ट में है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एन डैश इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। बस अब कैसे करोगे, मान लो आपको ये दे दिया कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है, सोर्स मूव कर रहा है, इसका मीन्स ये रेस्ट में हो गया, तब एन डैश इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ये पहले तो ये लगा लेना v प्लस माइनस वी एस हो गया, ऑब्जर्वर हट गया, वो रेस्ट में है। अब यहां पे अगर सोर्स पास में आएगा तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी, पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब पास में आए तो ज्यादा होगी, तो ज्यादा होने के लिए नीचे वैल्यू क्या हो, नीचे कम, तो उस कंडीशन में साइन कैसा यूज में लोगे, माइनस का। और अगर दूर जा रहा है तो जैसे जैसे दूर जाता है, जैसे डीजे दूर जा रहा है आवाज धीरे धीरे कम होती जाएगी, इसका मीन्स नीचे वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा, तब साइन कैसा लेना, प्लस का। अब सेकंड सिचुएशन कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट में है, तो एन डैश इक्वल टू क्या होगा, एन, ठीक है, और ये नीचे क्या बन जाएगा, ये v, और ये v प्लस माइनस v। अब अगर ऊपर प्लस, ऊपर वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस आ गई, नीचे वाला हट गया।
अब अगर पास में आएगा तो ज्यादा सुनेगा तो प्लस का साइन, क्योंकि ऊपर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूर जा रहा है तो माइनस का साइन। तो केवल एक फॉर्मूला याद रखो, सारा जैसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट पर आते हैं, कंसेप्ट नंबर 20। अब ये ध्यान रखना कि अगर आपको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या फिर ओपन वाला अगर दे दे और वहां एंड करेक्शन भी दे दे, तो एंड करेक्शन को भी अपने को काउंट करना है। और एंड करेक्शन कितना होता है अपने पास में, L2। एल इफेक्टिव, इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल नॉट प्लस के 0, सॉरी हाँ 0.6 आर। इसका मीन्स अगर एल नोट लेंथ दी हुई है पाइप की, तो उस सिचुएशन के अंदर 0.6 आर को क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। उस सिचुएशन में आर क्या है, उसकी पाइप की रेडियस। अब ये ध्यान रखना, ये तो है यहां पे क्लोज, तो क्लोज के अंदर तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई कितनी थी, 4L। ये क्या है ओपन, तो यहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, v बाई 2L। तो इसके अंदर तो अपने को क्या करेक्शन करेंगे, v/4L प्लस का e, ये इतना करेक्शन कर देंगे। और e कितना होगा, 0.6 आर, एंड करेक्शन हो गया। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v बाई 2L प्लस, इसमें ध्यान रखना 2e करना है, क्योंकि इधर भी करेक्शन होगा इधर भी करेक्शन होगा। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद भी रखनी है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं देगा, बिल्कुल इजी देगा, लेकिन अगर ये पता ही नहीं होगा तो कंसेप्ट अटेम्प्ट कहाँ करेंगे अपन। इसीलिए पूरी फिजिक्स में कंप्लीट सिलेबस करना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा, उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, तो कम से कम थ्योरी तो पढ़ लो, उसके छोटे मोटे फॉर्मूलाज तो याद कर लो। क्या पता उसमें से बिल्कुल छोटा क्वेश्चन ही आ जाए, वो अपने को फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो वो पूरा का पूरा ही चला गया वहां से। नेक्स्ट पे आते हैं डियर स्टूडेंट्स, 21। अब ये बहुत अच्छे से आप देख लेना, अगर अपने को इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ हो, यहां से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहां पे हो रहा है एक्सपेंशन। क्या हो रहा है ये, एक्सपेंशन। तो ऊपर वाली ग्राफ तो कौन सी होगी, आईएसओ की, और नीचे वाली किसकी होगी, आइडियाबेटिक की। तो ऊपर आईएसओ की है तो ऊपर वाली ग्राफ ज्यादा एरिया कवर कर रही है, इसका मीन्स आईएसओ के अंदर जो वर्क डन होगा वो आइडियाबेटिक से क्या होगा, ज्यादा होगा, अगर एक्सपेंशन हो रहा है। दूसरी सिचुएशन पी और वी में ग्राफ, अब यहां पर इस तरीके से क्या हो रहा है, यहां पे कंप्रेशन, क्या हो रहा है अपने पास में, कंप्रेशन। अब ऊपर वाली है वो तो किसको बताएगी, आइडिया को, और नीचे वाली किसको बताएगी, आईएसओ को। क्योंकि अपने को पता है कि आइडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है गामा टाइम्स, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टीपर होगी, यानी ज्यादा खड़ी हुई मिलेगी। तो उस सिचुएशन के अंदर ये आइडिया, ये क्या बन गई यहां से, ये आईएसओ की बन गई। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि अब यहां पे वर्क डन है वो आइडियाबेटिक का क्या होगा, वर्क डन आईएसओ से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे बाय द गैस वर्क डन था और यहां पे ऑन दी गैस वर्क डन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं, कंसेप्ट नंबर 22। अब ध्यान रखना, ये होता है जुड़वा एंगल। आपको पता है प्रोजेक्टाइल के अंदर थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों एंगल के ऊपर रेंज क्या होती है, सेम। अब सीधे से दो फॉर्मूले बताता हूं, वो आपको याद रखना है। अगर ये बोल दे कि दो ऐसे एंगल हैं जिनके ऊपर रेंज सेम आती है,
तो वहां पर मैक्सिमम हाइट H1 और H2 है, H1 और H2 है, तब रेंज कितनी होगी? तब डायरेक्ट याद रखना R इक्वल टू 4 रूट ऑफ H1 इंटू H2। और अगर यहां से ये दूसरा ये दे दे कि दो एंगल जहां पे रेंज सेम है वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 है, तब R इक्वल टू क्या याद रखना है? G T1 T2 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 23। हाँ, अब अपने को यहां से ये ध्यान, एक तो होगा पैरा मैग्नेटिक में लिख लेता हूं एक बार, पैरा डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, और एक हो गया अपने पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? T, यानी कि ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो x इक्वल टू कितना होता है? C अपॉन T। और इसकी ग्राफ इस तरीके से बन जाती है x और t के बीच में। फेरो के लिए सिचुएशन क्या होती है? x इक्वल टू C अपॉन T माइनस के TC, T माइनस का TC, और TC क्या है यहां पर? क्यूरीज टेम्परेचर। तो इस सिचुएशन के अंदर ग्राफ इस तरीके से आएगी, x और t में सेम, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? TC। इसका मीन्स TC वो टेम्परेचर है क्यूरीज टेम्परेचर के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, और डाई मैग्नेटिक सब्सटेंसेज के लिए x t पर डिपेंड नहीं करता। तो ग्राफ कैसी बनती है? इसके अंदर कांस्टेंट बनती है। ध्यान रखना तीनों के अंदर कौन सा चेंज हो रहा है और किस तरीके से चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 24। इसी के ऊपर आते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे ये पैरा, तो इनके लिए अगर I और H के बीच में अगर आप ग्राफ बनाते हो, किसके बीच में? पहले I और H के बीच में। तो अपने को ये पता है कि x इक्वल टू I अपॉन H होता है, तो कैसी बनेगी इसके लिए? स्ट्रेट लाइन। तो ये पॉजिटिव रहेगी, x की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। दूसरा है अपने पास में डाई, तो डाई के लिए बता रहा हूं मैं ये, तो ये I और ये H, इसके लिए ग्राफ कैसे आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे की तरफ, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन क्या रहती है? 0 रहती है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए इस तरीके से बनती है I और H के अंदर ग्राफ, ये क्या होगी? बहुत ज्यादा हाई रहती है और पॉजिटिव भी रहती है। नेक्स्ट पे आते हैं कंसेप्ट नंबर 25। कितना हुआ था अपना? एक मिनट में देख लेता हूं। 23, 24 अपना हो गया यहां से 25। तो देखिए, अगर आपके पास में इस तरीके से सेल लगे हुए हैं, ये मान लेता हूं n सेल लगा दिए, और इस तरीके से m सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, m सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, और EMF कितना दे रखा है? E। तो इस कंडीशन में जो नेट EMF होगा वो होगा n माइनस के 2m इंटू ई। ध्यान रखना कि अगर एक सेल की पोलैरिटी चेंज करते हैं और EMF अगर सेम है तो वो दो सेल को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये n माइनस के 2m इंटू ई बच जाता वहां। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, कंसेप्ट नंबर 26। अगर आपको डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी रिलेशन निकलवाए तो माइनस के पीई कोस ऑफ थीटा होता है। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लूं तो u इक्वल टू कितना होगा? माइनस का p। एनर्जी क्या आई? मिनिमम। एनर्जी जब मिनिमम होती है तो वो सिचुएशन क्या होती है? स्टेबल। और थीटा की वैल्यू अगर मैं 180 डिग्री ले लूं तो उस कंडीशन में u की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का p, पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या हो रही है? यहां पे बढ़ रही है, तो एनर्जी मैक्सिमम। तो ये सिचुएशन कैसी होगी?
स्टेबल। अब अगर ये पूछ ले कि टो इक्वल टू अपने को पता है कितना होता है पी साइन थीटा, ठीक है, कि स्टेबल और अनस्टेबल दोनों सिचुएशन के ऊपर टॉर्क कितना होगा, तो स्टेबल तो कितने के ऊपर अपने पास में 0 के ऊपर, अनस्टेबल कितने के ऊपर 180 पर, तो 0 रखो या 180 रखो दोनों के ऊपर साइन क्या रहता है 0, तो स्टेबल और अनस्टेबल दोनों सिचुएशन पे टॉर्क कितना होता है 0। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 27। अब ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके से रोलिंग कोई ऑब्जेक्ट है, ये एंगल ले लिया मैंने थीटा, और यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे से रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर, कुछ भी हो, नीचे की तरफ आ रहा है, अगर इसका एक्सीलरेशन पूछे तो ए इक्वल टू कितना होता है जी साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ये इसका क्या होगा एक्सीलरेशन होगा। अगर इस एफ पूछे फ्रिक्शन फोर्स तो वो होगा एम जी साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड, अगर इसके अंदर से अपने को पूछता है कि म्यू कितना होगा म्यू एस, तो म्यू एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और ये कितना रहेगा, तो ये रहेगा अपने पास में टेन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस के आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ध्यान रखना, ये सिचुएशन जरूर याद रखना, ये सिचुएशन किसके लिए है, और प्योर रोलिंग, यानी जब स्लाइडिंग नहीं हो रही है। और ये भी याद रखना कि इसके ऊपर अगर ये डायरेक्ट ही पूछ ले फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा प्योर रोलिंग की, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स इस तरीके से अपवर्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर इसकी स्लाइडिंग हो गई कि फ्रिक्शन फोर्स ही क्या करेगा, इसको रोटेट करवाने का काम करेगा, तो वो रोटेट किस तरीके से करेगा, अगर इसकी स्लाइडिंग हो गई, अगर स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए तो नहीं होने के लिए फ्रिक्शन फोर्स क्या, जैसे इसकी स्लाइडिंग होगी किधर तक का लगा देगा, पीछे की तरफ लगा देगा, ताकि स्लाइडिंग ना हो इसकी और इसको रोटेट करवा सके। तो इसको रोटेट करवाने का काम कौन करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स करेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड रहेगी। अब ये हुए अपने पास में ये तीनों फॉर्मूले याद रखने अपने को। एक और मैं देख लेता हूं, एक मिनट। हाँ, एक इसका भी याद रखना है अपने को, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये भी याद रखना है कि अगर वेलोसिटी पूछ ले तो, और ये h क्या है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू स्मॉल h, ठीक है स्टूडेंट्स। कंसेप्ट नंबर 28। अब ये होता है कि रोलिंग मोशन में ही ये दिखा दिया, आपको बोल देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, वो रोटेट इस तरीके से आगे की तरफ जा रही है, तो उसके लिए टोटल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी किसी का भी रिलेशन निकलवा लेगा। तो ये देखो आप, टोटल एनर्जी अपॉन रोटेशनल एनर्जी, अगर इसका पूछे तो टोटल एनर्जी कितनी होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1/2 एम वी स्क्वायर, और अगर नीचे रोटेशन एनर्जी का पूछे तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अगर टोटल एनर्जी का और ट्रांसलेशनल एनर्जी का पूछे तब क्या होगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1/2 एम वी स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पढ़ लेना कि क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप कर देना। नेक्स्ट पे आते हैं, कंसेप्ट नंबर 29। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके से स्फेरिकल शेल दे दे, इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर Q2, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोटेंशियल कैसे निकाले। तो ये ध्यान रखना, अगर V आउट बाहर वाले पोटेंशियल निकालना हो तो कितना होगा खुद का, तो कितना होगा KQ2 अपॉन R2 हो गया। अंदर वाले चार्ज के कारण कितना होगा KQ1, रेडियस किसकी होगी, बाहर वाले की ही, बाहर वाले की ही, इस तरीके से। और अगर V इनसाइड पूछे तो खुद का तो कितना होगा KQ1 अपॉन R1 प्लस बाहर वाला चार्ज कौन सा है KQ2, वो कितने पर है तो R2, तो यहाँ पे कितना आएगा ये R2। अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ R1 कहाँ R2। तो कंसेप्ट लगाना है, आउटर
तो यानी कि चार्ज अंदर वाला है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो R2। बाहर वाले के खुद का तो हो ही जाएगा, और फिर देखना है कि बाहर वाला है तो रेडियस कितनी, R2 अंदर वाला है और बाहर वाले का निकालना, तो चार्ज बाहर है तब भी रेडियस कितनी काम में आ रही है, R2। नेक्स्ट पे आइए, कंसेप्ट नंबर 30। अब यह है कि इस तरीके से कोई स्प्रिंग दे दिया आपको, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K मान लेता हूं, K इफेक्टिव लिख लेता हूं मैं। अब इसको कट कर दिया इस तरीके से, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ हो गई L1, इसकी L2, इसका K1 और ये K2। अब अपने को यहां से ये पूछ सकता है कि जिसको अपन ने काटा है, जिसको अपन ने काटा, स्प्रिंग को अपन ने कट किया है, उसके लिए इफेक्ट K1 और K2 कितना होगा, K1 और K2। तो यहां रखना K1 निकालना है, K1, K इफेक्टिव को तो ऐसे कैसे रख लो, टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, L अपॉन L1 इस वाले के लिए। K2 निकालना है तो ये तो K इफेक्टिव और ये L अपॉन L2। जैसे ये स्प्रिंग दे दी 5 सेंटीमीटर के लिए और K की वैल्यू है 40। अब इसके टुकड़े कर दिए इसे, एक 2 है, एक 3 है, तो इसके लिए तो K1 कितना होगा, K इफेक्टिव तो कितना है 40, इसकी लेंथ टोटल लेंथ कितनी है 5, इसकी कितनी है 2, तो K1 कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 100। इसके लिए निकालना है K2 तो कितना होगा 40, ये 5/3, तो 200/3। तो ऐसे अपन K1 और K2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पर आइए, कंसेप्ट नंबर 31। अब देखो डायोड अगर आपको दे दे इस तरीके से, और यहां दे दिया 5, यहां दे दिया 3, यहां दे दिया 3, यहां दे दिया 5, यहां दे दिया -2, यहां पे दे दिया 0, यहां दे दिया 0, यहां दे दिया -2। ठीक है। अब अगर ये पूछे कौन सा फॉरवर्ड बायस में रिवर्स में किस तरीके से होगा, ये तो 5 है, यानी ये ज्यादा P है, वो ज्यादा पोटेंशियल से कनेक्ट है, ये कम से है, तो किसके अंदर होगा ये फॉरवर्ड बायस। यहां देखो ये कम पोटेंशियल से कनेक्ट है, ये ज्यादा से कनेक्ट है, इसका मीन ये किसके अंदर हो गया, रिवर्स बायस के अंदर। ठीक है। यहाँ ये -2 है, ये जो P है वो माइनस से कनेक्ट हो रहा है, ये 0 से कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी किसके अंदर हुआ, रिवर्स बायस। ये प्लस है, ये 0 से, ये माइनस में कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये कितने से क्या हो गया, यहाँ से ये फॉरवर्ड बायस के अंदर। अब आपको अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया और ये रेजिस्टेंस भी लगा दिए, यहां से यहां दे दिया अपने को -2 वोल्ट और यहां दे दिया -5 वोल्ट और ये 10 ओम दे दिया, और दूसरी सिचुएशन ये -5 वोल्ट दे दिया, ये -2 वोल्ट दे दिया। अब दोनों के अंदर अपने को करंट निकालना है, तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर देखिए ये -2 है, ये -5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, -5 नेगेटिव निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, नेगेटिव। इसका मीन ये किसके अंदर है, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर, फर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये किसके अंदर निकल के आ रहा है, ये फॉरवर्ड बायस के अंदर, क्योंकि ये -2 है, ये माइनस कम है और इधर माइनस क्या है, ज्यादा है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा, फॉरवर्ड बायस के अंदर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कितने का हो रहा है, 3 वोल्ट का, तो 3/10 हो गया। सेकंड सिचुएशन में ये -5 से कनेक्ट हो रहा है, यानी ज्यादा नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, तो इस सिचुएशन में करंट कितना हो जाएगा इसके अंदर, 0। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नंबर 32। अगर आपको इस तरीके से कोई वेव्स की इक्वेशन दे दी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ध्यान रखना कि वेव्स की इक्वेशन एक्स और टी में आनी चाहिए, पहली चीज तो ये कि वेव्स की इक्वेशन किस में आनी चाहिए, एक्स और टी में। अब आपको यहां से वेलोसिटी निकलवाए, तो वेलोसिटी का ध्यान रखना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन ए, यानी कि किसका कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट, टी का कंपोनेंट अपॉन किसका, एक्स का कंपोनेंट हो गया। अब अगर यहां से सिचुएशन ये बन जाए
अगर यहाँ पे इक्वेशन में कुछ अलग अलग बना लेता हूँ, एक तो बना लेता हूँ मैं ए एक्स प्लस बी टी, एक बना लेता हूँ मैं ए एक्स माइनस के बी टी, माइनस का ए एक्स प्लस का बी टी और माइनस का ए एक्स माइनस का बी टी। अगर ए और बी इनका साइन सेम है तो उस कंडीशन में पार्टिकल है वो मूव नेगेटिव डायरेक्शन, किधर जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ए और बी का साइन ओपोजिट है तो पार्टिकल क्या होगा, मूव इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये अच्छे से देख लेना कि अपने को इक्वेशन बना के दे दे और ये पूछ ले कि किधर जाएगा पार्टिकल, तो उसका अपने को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दोनों क्या हैं, सेम साइन के हैं, यहाँ पर भी दोनों क्या है, सेम साइन के हैं। सेम साइन में यानी कि यहाँ इन दोनों सिचुएशन में पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक ऑपोजिट है, इसका मीन्स यहाँ पे कैसा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। नेक्स्ट आइए 33। अगर आपको इस तरीके से, अब है लेंस से रिलेटेड, कि इस तरीके से आपको कोई लेंस दे दिया, अब इसको ऐसे काट दिया, और दूसरी सिचुएशन में इसको इस तरीके से काट दिया, तो यहां पर तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, 2f, अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो। और पावर कितना हो जाता है, अगर इसका p है तो इसका कितना हो जाएगा, p/2, ये p/2। और इस सिचुएशन में अगर फोकल लेंथ f है तो इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी और इसकी फोकल लेंथ भी f रहेगी। तो ये लेंस को काटने के बाद में जो नया पोर्शन बना उसकी फोकल लेंथ और उसके पावर में रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, कंसेप्ट नंबर 34। हाँ, एक अपने को जी डैश इक्वल टू अपने को पता है g1 माइनस के 2h/r होता है। अगर अर्थ के अपन सेंटर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इस तरीके से चेंज होता है, और सॉरी ऊपर की तरफ जाए तो, और डेप्थ में किस तरीके से चेंज होगा, जी डैश इक्वल g1 माइनस के d/r। अब अगर यहाँ पे डेल्टा g/g पूछ ले कि कितना परसेंट चेंज हुआ, तो यहां पर तो क्या निकल के आएगा, 2h/r। और अगर यहां पर पूछ ले डेप्थ के लिए तो वो अपने पास में कितना निकल के आता है, d/r, परसेंटेज में अगर पूछे तो। नेक्स्ट पे आइए, कंसेप्ट नंबर 35। अगर इस तरीके से कोई पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये वाली जो सिचुएशन है ये तो होती है मीन पोजीशन, और ये क्या होती है अपने पास में, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, मिनिमम, या फिर 0 भी हो सकती है। और एक्सीलरेशन क्या होता है यहां पर, मैक्सिमम, और वो कितना होता है, ω² a। और ये y की वैल्यू क्या हो सकती है एक्सट्रीम के ऊपर, या तो प्लस का a या फिर माइनस का a। और यहां पर मीन पोजीशन के ऊपर y तो कितना होता है, 0। और यहां पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और वो कितनी होती है, ω/a। और यहां पे एक्सीलरेशन क्या होता है, मिनिमम, और वो कितना हो सकता है, 0। तो ये सारा याद रखना है। मैक्सिमम वेलोसिटी मिनिमम पॉइंट मीन पोजीशन पे होती है, इसका मतलब पार्टिकल वहां पे फटाफट निकल जाता है। अगर ये पूछ ले कि एक्सट्रीम पे और मिनिमम मीन पोजीशन के ऊपर पार्टिकल कहां ज्यादा रुकता है, तो एक्सट्रीम के ऊपर रुकेगा, क्योंकि मीन के ऊपर तो फटाफट निकल जाएगा। और नीचे वाली पे पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट पर आते हैं, कंसेप्ट नंबर 36। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है V0 डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नॉट ऑन इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है।
या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कंसेप्ट नंबर 37। अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दे कि दो चार्ज है, एक तो Q1 दे दिया, एक मान लो दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, और ये बोल दिया कि तीसरा चार्ज बीच में कहाँ रखे या इस लाइन पे कहाँ रखे ताकि उसके ऊपर फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। अब ध्यान रखना है, अगर दोनों चार्ज प्लस के हैं या दोनों चार्ज माइनस के हैं तो बीच में थर्ड चार्ज को रख देना कहीं पर भी, या तो इससे एक्स पे या फिर इससे। लेकिन अगर एक Q1 है प्लस का और एक माइनस का Q2 है, तो उस कंडीशन के अंदर कहाँ रखना है अपने को, नेगेटिव वाला है जो चार्ज उसके पास में थर्ड चार्ज को रख देना है। यानी कि अगर दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो बीच में कहीं रखा जाएगा, और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो उस सिचुएशन के अंदर किसी एक, ये नहीं है कि यहाँ माइनस के पास में रखना है, किसी एक के साइड में रखना है, चाहे से वो कोई सा भी हो, और उसके साइड पास में रखना है जिसका मैग्नीट्यूड कम हो, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसके पास में अपन रख देंगे थर्ड चार्ज को। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 38। अब आता है कि इस तरीके से अगर कोई रोलिंग मोशन हो रहा है तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर तो वेलोसिटी रोलिंग मोशन में कितनी होती है, 2v। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर v इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। यहां इस पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ क्या रहता है, ओमेगा आर, इधर क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v, रिजल्टेंट बीच में से निकलेगा तो कितना होगा v स्क्वायर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और v इक्वल टू प्योर रोलिंग ओमेगा आर हो जाता है, तो इसकी जगह में मैं v कर लेता हूँ v स्क्वायर। तब इस सिचुएशन में ये कितना निकल के आता है, √2v। और ये वाला जो पॉइंट है इसकी इधर हो जाएगी, वो भी कितनी होगी, √2v। तो ये चार पॉइंट जब प्योर रोलिंग की कंडीशन में अपने को किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी पूछ ले तो अपने को फाइंड करना होता है। कंसेप्ट नंबर 39। अब अगर आपको इस तरीके से कोई इंक्लाइन दे दे और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दे, ये बोल देगा कि डिस्क है, रिंग है, स्फीयर है, और भी कुछ दे देगा, चार पांच दे देगा, ये बोलेगा पहले कौन सा आएगा, या फिर इसको नीचे आने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करो, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वहां पे एसिलेशन निकाल लेना, वो भी मैंने बता दिया था, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब अपने को पता है कि एस इक्वल टू होता है 1/2 AT स्क्वायर, अगर यू 0 हो तो उस कंडीशन में टी इक्वल टू कितना निकल के आता है, √2s अपॉन ए। तो जिसके लिए एसिलेशन ज्यादा होगा उसके लिए टाइम सबसे कम होगा, इसका मीन जिसका एसिलेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट 40 के ऊपर आते हैं अपन। अगर आपको रिवर बोट प्रॉब्लम दे दे इस तरीके से, और आपको इसकी विड्थ दे दे W, और ये बोल दे कि डायरेक्ट ऑपोजिट पे जा रहा है, डायरेक्ट ओपोजिट यानी ए से ऑपोजिट बैंक यानी बी के ऊपर जा रहा है, तो किस एंगल के ऊपर चले। तो अगर आपको वेलोसिटी मान लो दे दी रिवर के रेस्पेक्ट में कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की वेलोसिटी इधर दे दी अपने को 4 किलोमीटर पर आवर, और ये एंगल निकलवाए कि किस एंगल पर चले, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक ले, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो तो इधर तो कितना होगा 5 cos ऑफ थीटा, इधर कितना होगा 5 sin ऑफ थीटा। अब ये सीधा जाना चाहिए, सीधा कब जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं बचे, तो यानी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 sin ऑफ थीटा है वो कितना होगा 4, तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी निकाल के लिया होगी 4/5, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा अपने पास में थीटा। और अगर टाइम पूछे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो गई W, और स्पीड कितनी है इस साइड में A से B, तो वो कितनी निकल के आएगी 5 cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स, 41। अगर आपको इस तरीके से कोई वेव्स दे दे, और ये बोल दे कि और गेट के लिए आउटपुट बनाऊं, एंड के लिए बनाऊं, नैंड के लिए बनाऊं, तो कुछ नहीं करना है, जिधर भी ऊपर नीचे हो रहा है वहां से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लो।
जहां भी ऊपर नीचे हो रहा है लाइन ड्रॉ कर लो। अब यहां पर वो मान लो और गेट के लिए बना रहा है, तो ये 1 है, नीचे वाली को 0 रखो, ऊपर वाली को, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 और में कितना होता है 1। ये लो, अब इसको 1 मान के करना। अब ये देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ये क्या है 1, तो और गेट में 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो इसको आगे तक ले जाओ 1 को ही। अब यहाँ पे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0 कितना होता है 0, अब नीचे ले आओ, ये लो होने बन गया। अब ये क्या है 1, ये क्या है 0, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो ये ऊपर ले जाओ, ये लो 1। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या होता है और गेट में 1, तो ये और आगे ले जाओ। अब ये 0 और 1, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो और आगे ले गए अपन, ये भी 0, ये भी 0, अब नीचे ले आओ इस तरीके। ये किसका बन गया और गेट का। अब किसी का भी बनवा लेते हैं, ऐसे आराम से कर सकते हो आप। नेक्स्ट 42, अगर आपके पास में स्ट्रिंग अगर दी हुई है और इधर टेंशन इस तरीके से, ये भी टी लग रहा है, ये भी टी लग रहा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से दिखा देता हूं मैं 42। यहां पर भी कोई मास है, इसको 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। यहां पे टेंशन कितनी है टी, ये भी कितनी होगी टी, तो इसमें कितनी होगी 2t, तो इसमें भी कितनी होगी 2t, तो ये तो हो गया 2, ये हो गया 1। 1 वाले पे टेंशन है कितनी टी, यहां पर कितनी है 2t। बस अब ये अगर दूसरा भी कुछ आ जाए, टी 3t आ जाए, टी या 4t आ जाए, अब जहां पर जिसकी ज्यादा है ना उसका आइसोलेशन मान लेना ए। अब इसका कितना है टी है, यहां पे क्या लगा हुआ 2, तो इसका आइसोलेशन कितना हो जाएगा 2। ये सीधा सा कंसेप्ट, अगर दो टेंशन दी हुई है दो ऑब्जेक्ट के साथ में, एक के साथ में टी है, दूसरे के साथ में 3t है, तो जिसका ज्यादा है उस टेंशन है उसका आइसोलेशन ए मान लेना, और जो छोटा है टेंशन उसके साथ में उसको अटैच कर देना। जैसे इसका कितना मान लिया ए, तो इसका कितना होगा 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 ए, क्योंकि टेंशन और आइसोलेशन क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर आते हैं 43 के ऊपर। अगर आपके पास में इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और ये डिस्क है, ये रोटेट कर रही है, अब यहां से एक्सेलरेशन या टेंशन पूछ सकता है, तो दो इक्वेशन बनानी है। एक तो नीचे की तरफ आएगा तो एम जी माइनस के टी इक्वल टू एम में आ गया, दूसरा यहां पे भी टेंशन लगेगा ये टी, ये कितना होगा आर। अब टॉर्क लगेगा तो टो इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स तो क्या होगा टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो आर, ये किसके इक्वल हो जाता है आई अल्फा की, तो ये तो बन गया टी इंटू आर। आई कितना हो जाता है इसके लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर अगर दे और या फिर डिस्क दे दोनों के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों में से ही देगा कोई पक्का है, या सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के चांस ज्यादा है उसका एम आर स्क्वायर बाई 2, और एल्फा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं ए बाई आर। ये ऐसे कट जाता है, ऐसे देखो ऐसे करते ही सीधे एम ए बाई 2 निकल के आता है। इस वैल्यू को कहां पुटअप कर दो, इसके अंदर पुटअप कर दो, एम ए बाई 2 उधर लेके जाओ 3 एम ए बाई 2, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है 3 जी बाई 2, तो ये इसको यहाँ पे रखते हो ए की वैल्यू, तो अपने पास में निकल के आ जाता है ये ए की वैल्यू पढ़ने, ये निकल के आया अपने पास एम ए बाई 2 3 एम ए बाई 2 सॉरी 2 जी बाई 3, तो यहाँ पे रख दू मैं 2 जी बाई 3, तब टी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी एम जी बाई 6। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आ जाए जहां पे पुली भी रोटेट कर रही है, तो दो इक्वेशन लगानी है, एक तो न्यूटन इक्वेशन की नीचे जा रहा है तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम है, दूसरी टो इक्वल टू आई अल्फा लगा दो, कंसेप्ट खत्म। 44, हाँ एक तरफ लिख लेता हूं मैं सॉफ्ट आयरन और एक तरफ लिख लेता हूं मैं स्टील, ध्यान रखना सॉफ्ट आयरन और स्टील, इनके अंदर डिफरेंसेस याद रखना। इसके लिए लो रिटेंटिविटी क्या रहती है, इसकी रिटेंटिविटी लो, रिटेंटिविटी क्या रहेगी इसकी लो, और लो ही क्या रहती है इसकी कोर्सिविटी। और स्टील की अगर बात करें तो रिटेंटिविटी
एंड कोर्सिविटी दोनों क्या रहती है, मोर या फिर हाई, दोनों क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। फर्स्ट डिफरेंस तो ये। दूसरा, इसके लिए आई और एक्स के, इसके लिए आई और एक्स दोनों क्या रहते हैं, हाई सॉफ्ट के लिए, और इसके लिए आई एंड एक्स दोनों कैसे रहते हैं, लो। थर्ड पे आते हैं कि इसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन इजीली हो जाता है सॉफ्ट आयरन का, जबकि इसका मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इजीली नहीं होता। ये तीन याद रखने हैं। अगर ग्राफ है तो ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों कम है, तो ग्राफ इस तरीके से बना, ये इस तरीके से है, ये पतली रहेगी और इसके लिए मोटी रहेगी, ताकि रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों उसके लिए ज्यादा हो जाए। और लास्ट 45, अगर आपके पास भी इस तरीके से कोई दीवार दे दे और ये दे दे कि इस तरीके से कोई बॉल आ रही है, इस तरीके से चली गई, तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना, थीटा। ये बोल दे अगर कि हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल के ऊपर टकरा रही है, अगर इसकी वेलोसिटी u है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा इसका, mu cos ऑफ थीटा। इधर वापस इलास्टिक कोलिजन है, इधर आई तो इधर दोबारा क्या हो जाएगा, mu cos ऑफ थीटा। तो F इक्वल टू, ये याद रखना बस, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, और M को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये V2 माइनस के V1 अपॉन कितना हो जाता है, ये T। अब अगर मान लो एंगल पे नहीं आती, सीधी ऐसे जाती वापस आ जाती, तब क्या हो जाता है, दोनों सेम होती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये V1 प्लस के V2 अपॉन T, अगर वेलोसिटी अलग अलग होती तो। अब यहां पर अपने को ये दे दिया कि एंगल है, तो इस ये क्या है, mu cos थीटा, इधर क्या है, mu, तो नेगेटिव डायरेक्शन में वापस आ गया तो ऐड हो जाएगा, तब F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2mu cos ऑफ थीटा अपॉन T। अब आपको ध्यान रखना है कि थीटा किसके साथ में दिया, जल्दबाजी में अगर ये वाला एंगल दे अपने को दे दिया तो ये इधर वाला क्या आएगा, mu साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इधर इस दीवार के अलोंग मोमेंटम चेंज नहीं होता, तो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता, तो इस एंगल को ध्यान में रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अपने 45 क्वेश्चंस के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर अपने डिस्कशन किया। इनके अंदर इसको आप दोबारा देखना, क्योंकि लास्ट टाइम है, अब थ्योरी ही पढ़ना, क्वेश्चंस के ऊपर अब मत जाना। अगर निकालना भी चाहो तो कुछ पेपर्स निकाल लेना, एक दो, बाकी ज्यादा से ज्यादा इस थ्योरी को ही रिवाइज करो, क्योंकि क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन करोगे क्या, अब किस लेवल के ऊपर जाके कितने, कौन, अगर क्वेश्चन करने भी हो तो कोई ऐसे टॉपिक के करना जिसमें कहीं आपके डाउट्स ज्यादा रहे हो, 5-10 क्वेश्चन उसके कर लिए, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। बाकी क्वेश्चन से प्रॉब्लम्स के ऊपर अब नहीं जाना है, ना ही अब प्रॉब्लम्स का टाइम है। तो अपने को इस समय हर चैप्टर की थ्योरी कवर करनी है। पेपर देते टाइम पर हमें ये ध्यान रखना है कि 45 में से 20 से 25 क्वेश्चन बिखरे हुए रहेंगे, बिल्कुल इजी बस बिखरे हुए हैं, उनको अपने को समेटना है। हो सकता है कि शुरू के 5 क्वेश्चन टफ आ जाए और आप फिजिक्स के अंदर डिमोलाइज हो दो कि ये लो फिजिक्स तो टफ आ गई, और फिर बाद में इजी क्वेश्चन पड़े रहे। फर्स्ट राउंड अगर फिजिक्स में फर्स्ट राउंड करते हो तो इजी वे में करो, आगे करते जाओ, नहीं आ रहा है छोड़ते जाओ आगे। अब काउंट कर लो कि कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए। अब दूसरे राउंड के अंदर आओ, और एक राउंड के अंदर फिजिक्स को नहीं करना, 2 राउंड अपने को लेने है इसके अंदर। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष भी कहूंगा कि 21 तारीख का पेपर आपका बहुत अच्छा हो, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हुआ है कि पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चे 600 प्लस मार्क्स पे या सिलेक्शन के दायरे में बैठे हैं, उनके लिए तैयारी करना कितना टफ काम था। जो बच्चे सिलेक्शन के दायरे में नहीं आ रहे थे लेकिन कुछ मार्क्स से ही रह रहे थे, उनके लिए तो ये पॉजिटिव था कि वो अपने मार्क्स बढ़ा पाए, तो उन्होंने तो उस लेवल पे जाके तैयारी की भी होगी। लेकिन जिन बच्चों के पहले से मार्क्स, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो मैं विशेषकर उन बच्चों से ये कहूँगा कि आप दोबारा पेपर फोड़ के आओगे, पक्का होके कि जो बच्चा पहले 650 तक जा सकता है तो उसे डिमोलाइज नहीं होना है, वो 700 प्लस के अंदर भी जरूर जाएगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।